जायसी पत्रिका ने आज एक ख़ास मेहमान को दावत दी है जिनके पास जो पद है वो हमारे स्टूडियो के साइज़ से काफ़ी बड़ा है। ये प्रदेश ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, सुनील कुमार इनका नाम है। आप सब जानते हैं कि सुनील कुमार आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ बैठे हैं। इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि सुनील जी से हम कई बार बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कभी ये व्यस्त रहते थे, कभी हम व्यस्त रहते थे। लेकिन आज वो अवसर आया कि सुनील कुमार जी हमें उपलब्ध हुए और हमने इन्हें अपना मेहमान बनाया। सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका जायसी पत्रिका के इस विशेष टॉक शो में। पहले तो धन्यवाद आपको, और मैं जायसी पत्रिका को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जायस के मुद्दों को, विधानसभा तिले के मुद्दों को और अमेठी जनपद के विभिन्न मुद्दों को जहां पे कोई नहीं पहुंच पाता वहां पे आप पहुंचते हैं और जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए सामाजिक कार्यों का और आजकल के जो मेन मुद्दे हैं, जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, आम आदमी के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उनको आप उठाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपसे, थोड़ा कड़वा है लेकिन आप तैयार हैं। एक छवि आपकी जो डेवलप हुई है इस इलाके में कांग्रेस के लिए, कुछ अमर सिंह टाइप की हो गई है कि सेटिंग गेटिंग अच्छी कर लेते हैं, लोगों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना लेते हैं, किसी को टिकट दिलाना हो, कहीं किसी का कुछ मैनेज करवाना हो, लोग आपको याद करते हैं। क्या ऐसी कोई छवि है क्या आपकी? नहीं, ऐसी विशेष कोई छवि नहीं है। ये लोगों का प्यार है। मैं सबको जोड़कर चलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो, और लोगों से मिलना जुलना ये मैं बराबर लगा रहता हूँ। अब उसमें कोई क्या समझता है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है और सबके अपने अपने विचार हैं। बाकी मैं कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहूँगा। बाकी अपनी अपनी सोच है, जो विचार रखें। मेरा मेन मकसद है लोगों से जुड़े रहना। सुनील कुमार जी, ये बताइए, आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत से कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से नगर का स्तर पे एक पद प्राप्त करना, फिर ज़िला स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर तक पहुँच जाना, क्या कुछ लगता नहीं कि कुछ आपके अंदर कोई तो क्वालिटी है कि जिसकी वजह से आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं? अगर एक आम कार्यकर्ता, एक आम व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे आगे बढ़ना है तो वो हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों से जुड़ाव। ये नहीं कि अगर हमारे पास सत्ता है तभी हम लोगों से जुड़े, या हम विपक्ष में हैं तभी लोगों से जुड़े। जो व्यक्ति निरंतर जनता के बीच में रहता है, लोगों के सुख दुख में शामिल होता है, लोगों अच्छे बुरे की पहचान रखता है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सुनील जी, निकाय चुनाव में पेच फंस गया आरक्षण को लेकर ओबीसी के। सबके ट्वीट्स आए, हमने पढ़े भी थे एक बार, और आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा, मायावती ने भी आवाज़ उठाई। कांग्रेस की तरफ से जो ओबीसी प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। कुछ आप कहेंगे क्यों आखिर? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव के पद पे कार्यरत रहता हूँ, और ये आप गलत कह रहे हैं। हमारे मनोज यादव जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी ने और हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ ने हर जिले में धरना प्रदर्शन किया। जितनी आवाज़ ओबीसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने उठाई, ना तो भाजपा ने उठाई, ना तो सपा ने उठाई, ना तो बसपा ने उठाई, ना सुभाषपा ने उठाई, या जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी ने ओबीसी की बात नहीं उठाई। ओबीसी के वोट लेने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, मगर मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके पत्रिका के, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ ने हर जिले में धरना प्रदर्शन किया। उसी का नतीजा है कि बीजेपी मजबूर हो गई। बीजेपी मजबूर हो गई, उसने कदम अपने पीछे खींच लिए और इनको निकाय चुनाव को आगे टालना पड़ा, क्योंकि इनकी ओबीसी के गुस्से को देखते हुए इनको अपनी हार निश्चित लग रही थी।
सुनील कुमार जी, जिस वक्त हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि चुनाव कराए जाए बिना आरक्षण के, उसके 2-4 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो दबाव पड़ने का तो कोई मसला नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। 2-3 घंटे में ये ट्वीट आ गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो कैसे दबाव पड़ा था? आपकी बात से मैं सहमत हूं। जब आधी रात को कोर्ट को ये खुलवा कर अपने फैसले करवा लेते हैं तो क्या इनको नहीं मालूम था कि ओबीसी कहाँ जाएगा, ओबीसी का हक क्या है, ओबीसी का भी पूरी तरह हक है? तो ये कहने की बातें हैं। सरकार को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जैसे ही आरक्षण आया था वैसे ही आवाज़ें उठने लगी थी। और सबसे ज़्यादा आवाज़ें, अब मैं एक शहर को नाम लूँगा, बनारस शहर से बीजेपी पार्टी की ही तरफ से सबसे ज़्यादा आवाज़ आई कि आरक्षण गलत हुआ। ये कहने की बात हैं, सरकार का प्रोपोगंडा है। जब विपक्षी दलों से और या जनमानस की तरफ से जब दबाव पड़ा तो इनको अपना पैर पीछे खींचना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान देना पड़ा। एक बात और हम जानना चाहते हैं सुनील जी, ये बताइए, हर पार्टी के पास अपना एक ओबीसी चेहरा है जिसे आम जनता भी जानती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास केशव प्रसाद मौर्य हैं। हर पार्टी एक चेहरे को बना के चलती। कांग्रेस का वो चेहरा कौन है जिसे हम भी नहीं पहचानते? कांग्रेस में अनगिनत चेहरे हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑल इंडिया लेवल पे बात करूंगा। आज कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने कई ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। आप छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं ओबीसी से। आप राजस्थान में ले लीजिए, ओबीसी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की आप करते हैं तो मनोज यादव हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ओबीसी से हैं। मैं तो कहता हूं कि आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को ले लीजिए, जिनको इतना सम्मान मिल रहा है, भले वो अल्पसंख्यक से हैं। बहुत दिनों बाद नाम सुनने को मिला उनका। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत जनाधार वाले नेता हैं। वो भी ओबीसी की तरफ से हैं। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ओबीसी से नेता कांग्रेस पार्टी में हैं। मुझे भी पार्टी ने, मैं एक बहुत ही छोटे स्तर से आया हूं, मुझे भी पार्टी ने प्रदेश महासचिव के रूप में बनाया। मैं भी ओबीसी हूं। तो ये तो कहने की बातें हैं भाई साहब, कहने की बातें हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष होता है उसके सारे नेता दिखाई पड़ते हैं और जो विपक्ष में होता है वो नेता उनको, चाहे आप जनमानस को देख लीजिए या आप जैसे गिनती के पत्रकार बंधु हैं जो सही मुद्दों को उठाते हैं, नहीं तो आजकल के मीडिया को तो विपक्ष के नेता दिखाई ही नहीं पड़ते। सुनील जी, अच्छा, ये सारी बातों को हम समेटते हुए सवाल दूसरी तरफ ला रहे हैं। ये बताइए, ये निकाय चुनाव क्यों बढ़े? इसके पर्दे के पीछे क्या कारण था? देखिए, बीजेपी सरकार हिमाचल का चुनाव हारी, दिल्ली एमसीडी चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव हारे, बंगाल के उपचुनाव हारे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हारे और राजस्थान के उपचुनाव हारे। इन्होंने सब कुछ दिखाया। गुजरात का चुनाव इन्होंने दिखा दिया कि एक इतिहास रच गया, मगर उसके साथ साथ ये कितने चुनाव हारे ये मीडिया ने नहीं दिखाया। तो इनको लगा कि अभी अगर निकाय चुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष की पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसी को देखते हुए इन्होंने निकाय चुनाव को टालना उचित समझा कि अगर निकाय चुनाव अगर टालते हैं तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष अच्छी सीटें लेकर आया। नहीं तो जैसे मैनपुरी का हाल हुआ था, खतौली का हाल हुआ, छत्तीसगढ़ में हाल हुआ, राजस्थान में हाल हुआ और दिल्ली एमसीडी के चुनाव में इनका जो बुरा हाल हुआ वही इनका उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी होता। इसीलिए इन्होंने निकाय चुनाव को टाला। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, हाई कोर्ट से जजमेंट प्रदेश सरकार के दबाव में करवाया गया? यही मुझे लग रहा है। देखिए, जो फैसले आजकल हो रहे हैं, चाहे आप न्यायपालिका ले लीजिए, कार्यपालिका ले लीजिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं हिंदुस्तान के संविधान को पूरी तरह मानता हूँ। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, मगर क्या चल रहा है हिंदुस्तान में ये जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहा है। बस यही है कि कोई बोलने वाला ज़्यादा नहीं है। इसी में आप सारी बातों का जवाब है।
सुनील जी, ये बताइए निकाय चुनाव की क्या वाकई अच्छी तैयारी थी आपकी, जो इतनी पीड़ा है बढ़ जाने की? निकाय चुनाव को लेकर मैं कहूँगा, मैं सबसे पहले जायस नगर पालिका को ही लेकर कहूँगा कि हम डंके की चोट पर और बहुत सारे वोटों से जायस नगर पालिका का चुनाव जीतते, क्योंकि आज देख लीजिए अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। अभी तो मैंने सुना है कि ये महिला अस्पताल जो है यहाँ से सारा स्टाफ ही कर दिया गया। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, नालियों की हालत देख लीजिए, रोजगार की हालत देख लीजिए, सब चीज़ से तो परेशान है। जायस के नगर पालिका वासी सारे परेशान है, उत्तर प्रदेश परेशान है, उत्तर प्रदेश के युवा परेशान है, उत्तर प्रदेश का व्यापारी परेशान है, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश का मजदूर परेशान है, हर वर्ग तो परेशान है। तो ये मेरी पीड़ा नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी कि हम चुनाव जीतते ना हारते। देखिए, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। कभी बीजेपी 2 पे थी, 2 सांसद हुआ करते थे, आज भी हम 50 के ऊपर हमारे कांग्रेस के सांसद हैं। लोकतंत्र में हारना जीतना लगा रहता है, मगर आज जो जनता की पीड़ा है, अगर शायद वो निकाय चुनाव होते तो जनता की पीड़ा आज दिखा देती कि कांग्रेस को अच्छे वोटों से जिताती और आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी लीड करती। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ी सी बात 2024 को लेकर भी कर ली जाए, क्योंकि आपका नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, सुर्खियों में है। भले ही जो सेंट्रल मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल है, उसे कवर ना कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा ने बवाल काटा हुआ है। ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य तक पहुँचती आपको नज़र आ रही है या सिर्फ भीड़ बटोरी जा रही है? भारत जोड़ो यात्रा, आप रह के आए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, कुछ अनुभव भी शेयर करें। हाँ, देखिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में भी शामिल हुआ, मैं दिल्ली में भी शामिल हुआ, मैं उत्तर प्रदेश में भी शामिल हुआ। मेरा जो अनुभव देखा वो भीड़ बुलाई नहीं गई भाई साहब। मैंने देखा राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में लोग घरों से निकल रहे हैं। इतनी भयंकर ठंड में हमारा नेता टी शर्ट पहन के चल रहा है तो लोगों में एक उत्सुकता निकल रही है, क्योंकि हमारा नेता राहुल गांधी देश को जोड़ने चला है, देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है। वो नफरत, वो कहता है नफरत छोड़िए, देश को जोड़िए, क्योंकि आज देश की जो हालत हो गई है, आज देश का हर वर्ग परेशान है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए आज जो है राहुल गांधी देश जोड़ने निकले हैं, और उसका परिणाम आप ये देखिए कि उसमें जो है लोग समझ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता जुड़ रही है, आम जनता जुड़ रही है। ये बुलावी हुई भीड़ नहीं है जी। सत्ता पक्ष चाहे जो प्रोपेगेंडा करे। हम फिर से आपको याद दिला दें कि किससे हम बात कर रहे हैं। हमारे मेहमान हैं सुनील कुमार, जो प्रदेश महासचिव हैं पिछड़ा प्रकोष्ठ के कांग्रेस के, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी। मनोज यादव की ये जाहिर है कि ओबीसी महासभा के आदमी है, कांग्रेस से ताल्लुक़ है इनका, तो ये भारत जोड़ो यात्रा से भी शिरकत करके आए हैं, तो वहाँ के अनुभव भी बता रहे हैं। ये बताइए सुनील जी कि जो 2024 का चुनाव होगा उसमें राहुल जी यहीं अमेठी से ही लड़ेंगे या कुछ बदलाव हो सकता है? आज की जो हालत है अगर आप देख लीजिए तो सत्ता पक्ष, मैं तो कहता हूँ कि ये अपने 10 काम नहीं गिना सकते जो कहते थे कि राहुल जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो ये सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया। तो जो लोगों की जनभावना है कि राहुल गांधी को हराकर इन्होंने गलती की, आप गांव में निकलिए, नगरों में निकलिए, तो अमेठी के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं। अमेठी की जनता को राहुल गांधी प्यारे हैं। ये गांधी परिवार का अमेठी गढ़ रहा है, गढ़ के साथ साथ अमेठी गांधी परिवार का घर है। जी, बाकी राहुल जी, एक हम रोकते हुए आपको कहना चाहते हैं, आज ही की एक ब्रेकिंग चल रही थी खबर। वो खबर ये थी कि कश्मीर को लेकर जब भारत जोड़ो यात्रा वहां जाएगी तो सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि इनको खतरा हो सकता है। क्या ये भी एक साजिश है या सचमुच की ऐसी कोई आशंका है? देखिए, आप दिल्ली को ले लीजिए, अभी पंजाब को ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की सुरक्षा से तो खिलवाड़ होता है। इनकी एसपीजी हटाई गई, पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार पे कितने
खतरे हैं, क्योंकि गांधी ही परिवार इन भारत देश का ऐसा परिवार है जिसने माननीय इंदिरा गांधी जी को खोया, युवाओं के प्रेरणा स्रोत डिजिटल युग को इंडिया में लाने वाले राजीव गांधी को खोया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो सत्ता पक्ष है, इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी रैली करने का हक है। वो हमारे नेता का इतना बड़ा जिगर है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहा है। तो मेरा तो मौजूदा सरकार से यही निवेदन है कि राहुल गांधी की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के सर्वोच्च नेता हैं और आने वाले कल के प्रधानमंत्री भी हैं। आप सुन रहे हैं सुनील कुमार जी अपनी बातें रख रहे हैं। जाहिर है एक बड़ी यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और वहाँ का माहौल अलग है। हम इस ठंडक में बैठ के उस गर्मी का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो वहाँ पर नज़र आ रही है। जो वहाँ से होके आता है तारीफ़ करता है। तो सुनील कुमार जी अल्पसंख्यक ओबीसी प्रकोष्ठ, बार बार मेरी ज़बान पर यही आ रहा, ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव है, प्रदेश स्तर का इनके पास पद है। तो जाहिर है एक सवाल इनसे बनता है जो हम पूछना चाहते हैं। सुनील कुमार जी, ये बताइए कि ओबीसी आपके यहाँ है वर्ग, इसका पूरा डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, लेकिन फिर भी ओबीसी का बड़ा हिस्सा यानी 75% से ऊपर का हिस्सा बीजेपी के पास है। उनका बेस वोट बना हुआ है, कभी आपका हुआ करता था। क्या कारण है ये दूर छटक रहे हैं लोग आपसे? देखिए, हो सकता है कभी हम में कमियां रही हो या कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी रही हो कि ओबीसी दूर हुआ, मगर धीरे धीरे ओबीसी कांग्रेस के साथ आ रहा है। ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम वर्ग भी आ रहा है, एससी वर्ग आ रहा है, क्योंकि अब ओबीसी को लगता है, चाहे आरक्षण के रूप में ले लीजिए, चाहे नौकरियों के रूप में ले लीजिए, और चाहे हमारी ज़्यादा भागीदारी, ओबीसी वर्ग की भागीदारी ज़्यादा होते हुए भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। तो इसको मौजूदा सरकार आई, उसने नए नए सपने दिखाए, नए नए सब्ज बाग दिखाए, उसी में ओबीसी समाज जो छिटक कर गया, बहुत जल्द ही ओबीसी समाज देख लीजिएगा कांग्रेस के साथ डंके की चोट पर खड़ा होगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका ओबीसी ही समाज की रहेगी। ये है सुनील कुमार जी। हम इनसे बस बातचीत को ख़त्म करने से पहले एक बात और चाहते हैं कि अगर आप कुछ जायसी पत्रिका के माध्यम से कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं जायस पत्रिका को, आपको, कि आप एक बार मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि मैं विशेष धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आप जनता के मुद्दे उठाते हैं, निष्पक्ष मुद्दे उठाते हैं, निर्भीक होकर मुद्दे उठाते हैं। तो आजकल सबसे ज़रूरत है आप ही जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है जो जनता की आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाता है और जनता की समस्याओं को समझता है और वही निराकरण भी करता है, क्योंकि आप द्वारा उठाई हुई आवाज़ लाखों करोड़ों नहीं पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया देखती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को। धन्यवाद। ये थे सुनील कुमार जी, ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव हैं प्रदेश के। आपको हमसे इनकी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी समाज तक ये वीडियो पहुंच सके। जायसी पत्रिका को फॉलो करें। धन्यवाद।